नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोन 211। और आप सभी को पता है 211 का मतलब क्या होता है, पार्ट सेकंड, और इसके साथ ही सेमेस्टर फर्स्ट। और इस फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो साथियों ये क्या है, जो अपना ये सेमेस्टर है इसमें क्या है, इस सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट है। और इस सब्जेक्ट के बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में क्या क्या एरर सामने आते हैं, क्या क्या इश्यू सामने आते हैं, उनके लिए सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं। आप भी बताना कि रियल में ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है। जब भी कोई भी प्रश्न पढ़ लोगे, जैसे अपन बात करें राइज को आपने पढ़ लिया, अब राइज को पढ़ने के बाद में आप एंड में जब होगे तो एंड में आप जब भी लिखने की कोशिश करोगे इस सब्जेक्ट को, तो अपने को किस में पूछी जाती है, थ्योरी में पूछी जाती है। किस में पूछी जाती है, थ्योरी में पूछी जाती है। जैसे बीज दर पूछे, अब किसी की 20 से 25 क्विंटल है तो वहां पर अपन क्या लिख देते हैं, 20 से 25 क्विंटल बीज दर उपज लिख देते हैं। अब ये अपन ने यील्ड लिख दी, उपज लिख दी। अब उपज लिखने के बाद में क्या इतना ही तोड़ना लिखना होता है, उपज में इतना ही थोड़ा ना लिखना होता है। इसके साथ में बीज दर की बात करें, किसी की 4 से 5 केजी आ गई तो बस लिख दिया अपन ने 4 से 5 केजी, कि सर हमारे को तो मन में आता ही इतना ही है, इतना ही लिख पाते हैं हम तो साथियों अपन इस सब्जेक्ट को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि ऐसे मान लो कि निचोड़ आपके सामने आ जाएगा। और इसका जो फॉर्मेट है ना, कि किस फॉर्मेट में अपन लिखे एग्रोन 211 की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं, उनको किस फॉर्मेट में लिखे। आप सभी को पता है अलग अलग पॉइंट पूछे जाते हैं। कोई भी अपनी प्रश्न है उसमें अलग अलग पॉइंट अपने को पूछे जाते हैं। और जैसे कि अपन बात करें कोई भी, जैसे आज की क्लास में अपन राइस को पढ़ेंगे, पैडी को या धान को पढ़ेंगे, और इसमें अगर बात पूछे ना, इसकी जो भी प्रोसेस पूछी जाती है, ओल्ड पेपर्स को भी अपन देखेंगे। पर सबसे पहले माइंड में ये डालना है कि इस सब्जेक्ट को जितने भी अपनी क्रॉप्स है उन क्रॉप्स को अपने को क्या करना है, एक बार पढ़ना है। और फिर बाकी का जो फॉर्मेट है ना, कि सर ढांचा कैसे क्रिएट करेंगे, वो ढांचा आप मेरे ऊपर छोड़ दो, वो ढांचा आपका क्रिएट मैं करूंगा, आपके माइंड में मैं डालूंगा कि किस प्रकार से आप एक सब्जेक्ट में कोई भी अगर क्रॉप पूछ सकते हैं तो उस क्रॉप को आप कैसे थ्योरिटिकल, जो थ्योरिटिकल है या थ्योरी है, उसमें किस प्रकार से आप उसको चेंज कर सकते हो, उस चीज को आप मेरे ऊपर छोड़ो। बस आपको क्या करना है, याद ये होना चाहिए, आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए, कि जैसे बीज दर याद होनी चाहिए, बॉटनिकल नेम याद होना चाहिए, फैमिली वगैरह याद होनी चाहिए, गुणसूत्र याद होने चाहिए। इसके साथ में ही अगर अपन बात करें और आगे की, और बीज दर याद होनी चाहिए, उपज याद होनी चाहिए, और इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं वो अपने को मेनली याद होनी चाहिए। बाकी का अपना जो है ना ढांचा वो बना बनाया है, पर मैं कब बताऊंगा, एंड में आपको बताऊंगा। अभी अगर बता दूंगा तो आप ओनली क्या पढ़ोगे, ओनली जो शॉर्ट टर्म्स है ना, शॉर्ट जो है एक चार्ट है, उस चार्ट को ही पढ़ोगे। एंड में मैं आपको एक चार्ट भी दूंगा, पर उससे पहले अपना थोड़ा सा जरूरी होता है कि अपन थ्योरेटिकल रूप से एक बार पढ़े। जितना याद होता है उतना क्या कर लो, याद कर लो। और 100% मेरा वादा है कि उसका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जितना भी अपन क्लास में पढ़ाएंगे वो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो करना क्या है, बस इस क्लास को एंड तक देखना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। और जो भी साथी ऐप पर देख रहे हैं सभी साथी एक्टिव होकर इस क्लास को देखना। और ये जो क्रॉप है ना, पेडी की क्रॉप, या यूट्यूब पर कोई भी साथी देख रहा है इस डेमो क्लास को, तो वो साथी भी एक बार क्या कीजिए, इस क्लास में जो भी चीजें बताई जाती है उनको नोट डाउन करना है, माइंड में डालना है, और एक्टिव रह के पूरी क्लास को देखना है। क्या पढ़ने वाले हैं अपन, पढ़ने वाले हैं राइस। सबसे पहले अगर अपने सिलेबस में बात करें तो अलग अलग क्या है फसलें हैं, उसमें सबसे पहले आती है सीरियल्स। सीरियल्स को पढ़ेंगे, ग्रेन क्रॉप्स को पढ़ेंगे, अनाज वाली फसलों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे साथियों, अनाज वाली फसलों को पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इसका क्या है, टाइटल है। और इसके साथ में ही बात करें सिलेबस, कल्चरल प्रैक्टिस, और इसके साथ में ही यील्ड ऑफ सीरियल क्रॉप्स। और इसके साथ में सीरियल क्रॉप में कौन कौन से पढ़ेंगे, राइस पढ़ेंगे, मेज पढ़ेंगे, सोरगम पढ़ेंगे, पर्ल मिलेट पढ़ेंगे, और फिंगर मिलेट पढ़ेंगे। सही।
सबसे पहले आज की क्लास में धान को या राइस को या पैडी को ऊपर क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, ये पीडीएफ आपको मिलेगी ऑल ओल्ड पेपर सॉल्यूशन का जो फोल्डर है ना उसमें, या फिर अपना एक फोल्डर है ऑल नोट्स के नाम से, उसमें हिंदी वाले पोर्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं साथियों किसकी, धान की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे, धान की चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से आप जानते हो, पर बहुत सारी चीजें मैं ऐसे ही बताने वाला हूं इसमें कि बहुत सारी ट्रिकी चीजें हैं, इसके साथ में बहुत सारी ऐसी वन लाइनर क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं अपने धान की फसल से। बस करना क्या है, एंड तक इस वीडियो को देखना है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे शुरुआत की अपनी क्लास है, इसके साथ में मैंने बताया कि फॉर्मेट वाली क्लास आपकी कब आएगी, फॉर्मेट वाली क्लास आपकी एंड में आएगी जब आपकी एग्जाम पास में आएगी, सही है। अब सबसे पहले बात करें इसका इंट्रोडक्शन, इसी प्रकार से आपको नोटबुक में भी लिखना है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन को एक चार्ट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसके साइंटिफिक नेम, सॉरी बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्या है, ओराइजा सेटाइवा। क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा इसका क्या होता है, बॉटनिकल नेम होता है। बॉटनिकल नेम को अपने को क्या करना होता है, अंडरलाइन करना होता है, सही। इसके बाद में कुल की बात करें तो ग्रेमेनी या पोएसी कुल का होता है। कौन से कुल का होता है, ग्रेमेनी या पोएसी कुल का होता है। साथ ही अगर मैं बात करूं इसकी उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति आपको याद रखनी है SEW, क्या आ जाएगा, SEW आ जाएगा, और इसके साथ सॉरी SEA आएगा, SEA आएगा, और इसके साथ में इधर बात करें ना SWA आ जाएगा, सही। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया, ये तो किसका है, धान का है। साउथ वेस्ट एशिया किसका है साथियों, गेहूं का है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया आ जाएगा। इंडो बर्मा भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो इंडो बर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया क्या आ जाएगा, ओरिजिन प्लेस आ जाएगा किसका, धान का। आगे बात करें इसकी क्लाइमेट की, तो गर्म जलवायु का ये क्या है, गर्म जलवायु की फसल है कौन सी, मतलब ऐसे मान लो कि खरीफ की फसल है कौन सी है, धान। इसके साथ में ही टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। साथ ही सोइल की अगर मैं बात करता हूं तो चिकनी या भारी दोमट मृदा, चिकनी भारी दोमट मृदा और अम्लीय कैसी होती है, इसकी 4 से 6 पीएच, पीएच कितनी चाहिए, 4 से 6 पीएच चाहिए किसको, अपन बात करें तो धान को। तो ये अपना क्या होता है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। ये आपको इसी प्रकार से क्या करना है, नोट डाउन करना है। नेक्स्ट अगर बात करें आगे की ओर, तो आगे अपनी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि धान जो है विश्व की 60% मतलब 60% जनसंख्या का क्या है, मुख्य भोजन है। मतलब विश्व में टोटल जितनी जनसंख्या पाई जाती है उसमें 60% जनसंख्या का क्या है, मुख्य भोजन है। पहला ये याद रखना। इसके बाद में धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करते हैं सर्वाधिक, तो क्षेत्रफल कहां पर होता है, भारत में होता है। अपने इंडिया में सर्वाधिक क्या है, क्षेत्रफल है। इसके साथ ही उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में प्रथम कौन सा है, चाइना है। और इसके साथ में ही अपन बात करें सेकंड की, सेकंड भारत है। क्षेत्रफल में बात करें तो भारत फर्स्ट है, और अगर उत्पादन में बात करें भारत सेकंड है और चीन क्या है, प्रथम है। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करता हूं तो यूएसए आता है, सर्वाधिक क्या आता है, यूएसए आता है। कि सर एरिया, इसके साथ में आपने दूसरा बताया प्रोडक्शन बताया, तीसरा प्रोडक्टिविटी बताया, तीनों में क्या अंतर होता है, ध्यान से समझना साथियों। ये अपना कोई एरिया है, सही, ये अपना ऐसे मान लो कि देश है, कोई देश है। अब इसमें देखना साथियों, ये पूरा अगर देखें तो ये क्या आ जाता है, एरिया। मतलब इतने एरिया में क्या उगा रहा है, एक देश क्या उगा रहा है, धान को उगा रहा है, एक इतने एरिया में उगा रहा है, सही। अब इसका एरिया आपको पता है बड़ा है, तो एरिया सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, एरिया जिसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो मतलब ये भारत मान लो। इसके साथ में नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन, एक और देश की स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब इसमें टोटल प्रोडक्शन की बात करें ना, कि टोटल प्रोडक्शन तो 300 क्विंटल होता है, इसमें कितना होता है, 150 क्विंटल होता है, इसमें 100 क्विंटल होता है, सही। तो सर्वाधिक प्रोडक्शन इस देश का हुआ,
सही है, जैसे चाइना की बात करें। इसके साथ में प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रति हेक्टेयर की बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो वो प्रोडक्टिविटी आती है और वो कहां पर है, यूएसए में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा है साथियों, बंगाल है, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर कौन सा है, बिहार। तो क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश का, थर्ड की बात करता हूं तो किसका आ जाता है, बिहार का आ जाता है। ये आपको किस में रखना है, जो आपके प्रोडक्टिविटी का आएगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक आएगा, पूछेगा आपको, मतलब जो आप सिलेबस में देखोगे तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लिखना है, प्रोडक्शन में आपको ये लिख के आना है, सही है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे है उत्पादन की दृष्टि से भारत में बात करें तो फर्स्ट कौन सा है, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और द्वितीय स्थान की बात करें उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और थर्ड की बात करें तो क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा। इसके साथ में प्रोडक्टिविटी की बात करें, मतलब उत्पादकता की बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक किसका होता है, कौन से राज्य का होता है, तो वो होता है अपने पंजाब का। किसका होता है साथियों, वो अपने पंजाब का होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं, भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में सर्वप्रथम, मतलब ऐसे मान लो प्रथम स्थान पर कौन है, मतलब खाद्यान्न की बात करें तो अपन जो अनाज है, अनाजों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है अपने धान का। किसका होता है, धान का होता है। पर ऐसे नहीं कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, तो सॉरी, विश्व में धान का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो ये अपने कहां पर होता है, चाइना में होता है। पर अगर बात करें भारत में खाद्यान्नों की बात करें तो धान आएगा, सही है। इसके बाद में बात करें, विश्व का 90% धान एशिया में पैदा होता है। कहां पर होता है, एशिया में पैदा होता है। और धान में प्रोटीन की मात्रा अन्य जो खाद्यान्न होते हैं उनकी तुलना में सबसे कम पाई जाती है। मतलब धान में प्रोटीन की बात करें ना तो प्रोटीन की मात्रा अन्य की अपेक्षा में क्या होती है, कम होती है, सबसे क्या होती है, कम होती है। मतलब ऐसे समझ लो कि 6 से 7% होती है। कितनी होती है, 6 से 7% होती है। और जो धान की जो प्रोटीन होती है ना उसको किस नाम से जानते हैं, आराइजीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आराइजीन के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ओराइजीन कहते हैं धान के प्रोटीन को, और अन्य खाद्यान्नों की कंपेरेबिलिटी अगर करते हैं तो सर्वाधिक क्या होती है, कम होती है। किसमें, धान में होती है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, धान में सबसे अधिक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कितना होता है, ये 28 ग्राम होता है। इसके साथ में ही धान के पुष्प को क्या कहते हैं, धान के फ्लावर को क्या कहते हैं, पुष्प को क्या कहते हैं, तो पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। और इसके साथ में ही धान का जो तना होता है, स्टेम होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, कलम के नाम से जानते हैं। दोनों याद रखना, धान का पुष्प क्या होता है, पेनिकल होता है। धान का जो तना होता है, स्टेम होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको कलम या कटिंग के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं आगे की ओर। धान के पुष्प क्रम की बात कर ली, पुष्प की बात कर ली, पेनिकल आ जाएगा। अगर पूछा जाए, ये पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन था, कंपटीशन वगैरह पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको साथ के साथ में क्या करना है, नोट डाउन आपको करते रहना है। क्वेश्चन शानदार है कि जो है 1 किलोग्राम आपको क्या उत्पादन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, धान प्रोडक्शन करना है। 1 किलोग्राम में धान क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। उसके लिए कितना जल रिक्वायरमेंट होता है, तो 5000 लीटर क्या चाहिए साथियों, वाटर चाहिए। क्या चाहिए, 5000 लीटर क्या चाहिए, वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है साथियों, 5000 लीटर वाटर की क्या होती है, रिक्वायर होती है। और 1 किलोग्राम धान या चावल उत्पादन के लिए, सही। तो ये अपने क्या हो जाता है साथियों, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है, धान में जो दाने और जो छिलके का अनुपात होता है, मतलब हस्क और ग्रेन का। जो इंग्लिश मीडियम के हो वो देख लेना, हस्क के अनुपात। इसके साथ में ही अगर बात करें ग्रेन की तो ये कितना होता है साथियों, इसकी बात करें तो ये 66% होता है। मतलब अनुपात की बात करें तो 2:3 में होता है। कितने में होता है, 2:3 अनुपात में होता है। मतलब 2:3 में होता है। ग्रेन अनुपात हस्क आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करना, ग्रेन इधर आ जाएगा, हस्क इधर आ जाएगा।
अब बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि ये क्या है, जो धान है अपने, जो पैडी है, जो राइस है, वो क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। शव परागित क्या होती है, फसल होती है। नेक्स्ट बात करें हलिंग कितना होता है, हलिंग परसेंटेज कितना होता है, तो 66% होता है। हलिंग किसको बोलते हैं, जो अपने ग्रेन और हस्क का जो अनुपात होता है, दाने और छिलके का अनुपात जो होता है, उसको जाना जाता है हलिंग के नाम से। और 66% ये होता है। और हलिंग धान में, धान से जो चावल निकालने की जो क्रिया होती है उसको कितना बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं साथियों, उसको बोलते हैं हलिंग। अब ध्यान से यहाँ पर एक चीज समझ लेना, एक होता है धान और एक होता है क्या, चावल। अब कोई भी आपने देखा होगा, चावल उबाल कर खाते हो, क्या उसके छिलका होता है, नहीं होता है। और चावल को जब निकालते हैं प्रथम टाइम, तो उसमें क्या होता है, छिलका होता है। क्या होता है, धान की अपनी कढ़ाई वगैरह करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, छिलका होता है, तो उसको तो धान बोला जाता है। और जिस पर छिलका नहीं होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, चावल बोला जाता है। तो धान से चावल को निकाल लेते हैं ना, उसको किस नाम से जानते हैं, हलिंग के नाम से जानते हैं। धान से चावल को निकाले मतलब एक साइड तो क्या बच जाएगा, हस्क बच जाएगा, सही, मतलब उसका छिलका बच जाएगा, एक साइड क्या बच जाएगा, चावल बच जाएगा। तो दोनों की तो अनुपात की बात कर रहा हूं, उसको किस नाम से जानते हैं, हलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हलिंग कितना हो जाएगा, 2:3 होता है, सही। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। हल को किस नाम से जानते हैं, हल होता है साथियों जो धान का जो भूसा होता है, मतलब जो छिलका होता है, उसको हल के नाम से जानते हैं। और जो धान है ना, वो क्या है, एसडीपी है, शॉर्ट डे प्लांट है। क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। और खरीफ वाले लगभग क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है नेक्स्ट, धान का जो फल है, कल अपन गोल्डन टेस्ट सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें भी अपन ने कहा था कि धान के फल को किस नाम से जानते हैं, ये अपन कैरियोप्सिस के नाम से जानते हैं। और ये बीएचयू एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि धान के दाने को किस नाम से जानते हैं, कैरियोप्सिस के नाम से जानते हैं। धान की जो प्रथम बोनी किस्म थी ना, उसके लिए जीन कौन सा जिम्मेदार होता है, या ऐसा पूछ लेते कि धान के लिए कौन सा बोनी किस्म के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है, तो वो होता है डीजीवू जीन। क्या होता है साथियों, डीजीवू जीन है। इसके साथ में ही अगर बात करें, धान के तने को जो पहले ही बता चुका हूं कि कटिंग कहते हैं, और पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। धान में एक सुगंध आती है, धान में क्या आती है, सुगंध आती है, अच्छी अच्छी स्मेल आती है, सॉरी स्मेल तो दुर्गंध हो जाएगी, अच्छी क्या आती है, गंध आती है। तो वो क्या होती है साथियों, उसको किस नाम से जानते हैं, वो किसके कारण आती है, सॉरी किस नाम से नहीं जानते, किसके कारण आती है, तो वो आती है डाई एसेटाइल 1 प्रोपाइल। डाई एसेटाइल 1 प्रोपाइल आ जाएगा। इसके कारण क्या होती है साथियों, जो अपने धान में सुगंध होती है वो आती है, दुर्गंध नहीं सुगंध आती है, किसके कारण, डाई एसेटाइल 1 प्रोपाइल के कारण आती है। अब आगे की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट अपने हैं धान है, क्या है, धान है, पैडी है, उसका टेस्ट वेट कितना होता है, नॉर्मल का पूछ लेना तो कितना आ जाएगा, 25 ग्राम आ जाएगा। बट राइस का पूछे तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। राइस का कितना आता है, ओनली 21 ग्राम आता है। कितना आता है, 21 ग्राम आता है। बात करें धान का टेस्ट वेट, बात करें तो वो कितना होता है, 25 ग्राम होता है। कितना होता है, 25 ग्राम होता है। अब कि सर ये चेंजेज होता है क्या, बिल्कुल चेंज होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर पूछेगा बासमती, अरे बासमती तो अच्छा होता है, तो इसका टेस्ट वेट क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अरे बट अधिक नहीं होता है, जो अपने नॉर्मल राइस होता है ना, उससे क्या होता है, कम होता है। टेस्ट वेट 1000 बीजों का भार और सीड इंडेक्स 100 बीजों का भार, उसको किस नाम से जानते हैं, 100 बीजों वालों को तो सीड इंडेक्स के नाम से, और 1000 बीजों के भार को किस नाम से जानते हैं, टेस्ट वेट के नाम से जाना जाता है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपका क्या होता है, क्लियर होता है। एक और बढ़िया सी बात है साथियों कि धान में जो अपन उर्वरक देते हैं, तो उसमें सर्वाधिक जो हानि होती है ना, वो नाइट्रोजीनियस जो उर्वरक देते हैं उनमें होती है। और इसके साथ में ही बात करें, धान की फसलों में डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग के नुकसान को रोकने के लिए फर्टिलाइजर को रेड्यूस्ड जोन में डाला जाता है। मतलब धान की फसल में डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी लवण वगैरह उसमें घुल जाते हैं, न्यूट्रिएंट घुल जाते हैं, घुलने के बाद में
में साथ में क्या हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, लीचिंग के नाम से जाना जाता है। तो लीचिंग और डीनाइट्रिफिकेशन मतलब जो नाइट्रेट है वो वापस किस में बदल जाता है, नाइट्राइट के द्वारा किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है अमोनियम में बदल जाता है। और इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए ना कि जो अपने हैं धान की फसल में जो फर्टिलाइजर देते हैं उनमें इन दोनों चीजों को रोकने के लिए फर्टिलाइजर को किस में दिया जाता है, रेड्यूस्ड या अपचयित जोन में, अपचयित क्षेत्र में दिया जाता है। इसके साथ में आगे बात करें, सबसे अधिक नाइट्रोजन का जो नुकसान है वो किसके द्वारा होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के कारण होता है, विनाइट्रीकरण के कारण होता है। किसके कारण होता है, विनाइट्रीकरण के कारण होता है। आगे की ओर बात करें तो साथियों अपन चलते हैं आगे की ओर। सामान्यतः जो एक हेक्टेयर धान की अगर बुआई करनी है, धान में मुख्यतः है क्या करते हैं साथियों, नर्सरी तैयार करते हैं। धान में क्या करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं। और धान में एक हेक्टेयर की अपने को जब बुआई करनी हो, धान में एक हेक्टेयर की बुआई करनी हो तो बुआई करने के लिए 1000 मीटर स्क्वायर क्या चाहिए, अपने को नर्सरी तैयार करने के लिए एरिया चाहिए। मतलब एक हेक्टेयर में धान में जब नर्सरी तैयार करनी हो ना तब कितना एरिया चाहिए, 1000 मीटर स्क्वायर पर्याप्त होता है। यानी अगर बात करें धान की बुआई के लिए कुल क्षेत्रफल का 1/10वां भाग नर्सरी हेतु क्या होता है, पर्याप्त होता है। यहाँ से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बीएससी एग्रीकल्चर में भी, कंपटीशन लेवल पर भी। सही, अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसको इस प्रकार से पढ़ाना ताकि आगे भी अपने काम में डब्ल्यू वगैरह, पीजी वगैरह और जेआरएफ, सीयूटी, पीजी इन सभी में एग्जाम में काम में आए। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। अरे सर, धान के खेत से भी गैस निकलती है क्या, हमारे को तो नहीं पता, बिल्कुल निकलती है। वो कौन सी निकलती है, CH4 कभी आ जाता है, CH4 ही लिखा हुआ आता है तो सूत्र याद रखना, मेथेन के नाम से इसको जाना जाता है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धान के साथ में डेछे को उगाकर, मतलब डेछा एक क्या है, हरी खाद वाली फसल है और धान के साथ में डेछे को उगा देते हैं और 20 से 25 दिन 25 से 30 दिन के बाद में हल चलाकर उस डेछे को क्या कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। और मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, ब्राउन मैन्योरिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्राउन मैन्योरिंग के नाम से जानते हैं। धान के साथ में डेछा उगा देते हैं, 25 से 30 दिन में उसको मिट्टी में मिला देते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, ब्राउन मैन्योरिंग के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्लियर हुआ होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके साथ में आगे की बात करें कि धान एक क्या है, अर्ध जलमग्न पौधा है। क्या है, अर्ध जलमग्न पौधा है। आपने देखा होगा कि धान का खेत कहीं भी देखते हैं ना, जल भरा हुआ होता है। क्या होता है, जल भरा हुआ होता है। और कितना होता है, आधा, मतलब जो पौधा है ना वो आधा किस में होता है, पानी में होता है। इसके बाद में आगे की ओर बात करें तो ऑक्सीजन पत्तियों में उपस्थित जो अपने अरेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं उनके द्वारा ग्रहण होती है। अब यहाँ पर बोलोगे कि सर पानी भरा हुआ होता है तो जो अपने जो धान है, धान में जो ऑक्सीजन जो शोषण होता है वो किस कहां पर होता है, तो वो पत्तियां, मतलब जो पत्तियां होती है ना, ऊपर का जो वायवीय भाग होता है, वायवीय भाग में कौन से होते हैं, अरेन काइमा जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, उनके द्वारा क्या होती है, O2 ग्रहण की जाती है। O2 क्या ली जाती है, शोषण में ली जाती है। तो ये आपका क्या होता है, क्लियर होता है। अर्ध जलमग्न पौधा होता है, ऑक्सीजन शोषण वगैरह की क्रिया अरेनकाइमा जो टिश्यूज होते हैं उनके द्वारा की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर इस चीज को आप इस धान को पीडीएफ से पढ़ते ना, बहुत शॉर्ट मिलता, कहीं पर मिलता भी नहीं, कहीं पर मिलता तो आपको शॉर्ट में मिलता। तो साथियों यहाँ पर आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होते हैं, साथ में आगे की पढ़ाई के लिए तैयार होता है। तभी तो मैंने कहा है कि इसमें बस टर्म्स आप याद रखना, सीड रेट, उपज, कीट कौन से लगते हैं और जो अपने नॉर्मल इंट्रोडक्शन, इसके अलावा बाकी का जो कॉन्सेप्ट है ना मैं आपका क्या करने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं, क्यों, कैसे थ्योरी में लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। पर आगे के लिए भी तो तैयार करिए, वो 4-5 चीजें थोड़ा ना पढ़े। अभी अपने पास में टाइम है तो अच्छे से पढ़ लो आप, सही है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, जो हाइब्रिड धान के उत्पादन की बात करें, संकर धान की बात करें तो इसका उत्पादन सर्वाधिक किसमें होता है, चीन में होता है। चाइना में सर्वाधिक इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। अब आगे की ओर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं।
जलवायु अगर आपसे पूछी जाए ना, तो धान के लिए उष्ण और नम जलवायु होती है। कौन सी होती है? उष्ण और नम जलवायु होती है। और ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तो मैं कॉन्सेप्ट आपका जो कॉमन है ना वो बताने वाला हूँ। खरीफ के फसलों के लिए किस प्रकार से पढ़ना है। सही, तो उष्ण और नम जलवायु का क्या है साथियों, ये आपके क्या है, प्लांट है, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मैं कॉमन आपको बता दूंगा। और इसके साथ में ही भारत में धान की जो उत्पादकता पंजाब की सर्वाधिक होती है, ये पहले ही अपन ने बात कर ली। सही, इसके साथ में ही जो क्षेत्रफल वगैरह है ये सारी चीजें पढ़ ली। यहाँ से ओनली एक ही टर्म उठानी है, उष्ण और नम, क्योंकि ये कंपटीशन में ये वर्ड पूछ लिए जाते हैं, उष्ण और नम। सही, जलवायु कंप्लीट होती है। वर्गीकरण की बात करें तो साथियों, धान का जो वंश है ना, धान का जो ओराइजा वंश है, इसकी 24 क्या है, प्रजातियां हैं। 24 प्रजातियां हैं जिनकी दो की खेती की जाती है। ओराइजा वंश की कितनी होती है साथियों? और जीनस, सही, इस जीनस की कितनी स्पीशीज है? इनकी 24 ही स्पीशीज है। 24 में से दो की ही क्या की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है। एक तो अपने आती है ओराइजा सेटाइवा, और एक कौन सी आती है साथियों, ओराइजा ग्लेबिरिमा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन सी साथियों, अपन ओराइजा सेटाइवा देखते हैं। कौन सी? ओराइजा सेटाइवा। ये द्विगुणित है और इसमें कितने होते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं? ओराइजा सेटाइवा में पूछे भी जाते हैं, 24 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। और इसकी 3 उपजातियां हैं। सबसे पहले आती है इंडिका। कौन सी आती है? इंडिका। और इसके साथ में धान की सबसे लंबी क्या है, प्रजाति है। और उगाए जाने वाला जो धान है वो इंडिका उप प्रजातियों से क्या है, संबंधित है। मतलब भारत में इसको मुख्यतः उगाते हैं इंडिका में। बस इतना ही याद रखना है इंडिका में। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, जापोनिका, जो कि जापान में पैदा की जाती है। और सबसे अधिक उत्पादकता किसकी होती है? जापोनिका की होती है। जावानिका की बात करें तो इसे बालू धान भी कहते हैं। ये चीज याद रखना कि कौन से धान को बालू धान कहते हैं, जावानिका को कहते हैं। इसके साथ में ही इंडोनेशिया में ये मुख्यतः पाई जाती है। एक इंडिया में, एक जापान में, और एक कहां पर साथियों, अपने जो है कहां पर, इंडोनेशिया में। और इसको क्या कहते हैं, बालू धान भी कहा जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट आती है अपने कौन सी, ओराइजा ग्लेबिरिमा। सही, इस प्रजाति की बात करें तो केवल दक्षिणी अफ्रीका में इसको मुख्यतः उगाते हैं। कहां पर उगाते हैं? केवल दक्षिणी अफ्रीका में इसको उगाया जाता है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं जो सुगंधित जो अपने किस्में है। कौन सी है? सुगंधित, मतलब जिनमें धान में जैसे चावल खाए ना, तो उनमें क्या है साथियों, सुगंध आए। तो सुगंधित किस्मों की बात करते हैं, साबरमती आ जाएगा, बासमती 370 मोस्ट इंपोर्टेंट किस्म है, पूषा बासमती 1 आ जाएगा, हरियाणा बासमती 1 आ जाएगा, बासमती 3851 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली और थर्ड वाली आपको मुख्यतः है याद रखनी है। मोस्ट तो कौन सी है? बासमती 370 है। ये क्या है? सुगंधित धान की किस्में है। इसके बाद में आगे बात करें, परिपक्वता समय, मतलब अगेती किस्मों में परिपक्व होने में, मैच्योर होने में कितना टाइम लग जाता है? मैच्योर में कितना टाइम लग जाता है अगेती किस्मों को मैच्योर होने में या परिपक्व होने में? 100 से 120 दिन। और मध्यम किस्मों में 120 से 140। और पचेती की बात करें तो 140 दिन से अधिक टाइम लग जाता है किसमें? मैच्योर होने में। अब बात करते हैं किसकी? सोइल की बात करते हैं। तो धान के लिए चिकनी मटियार या क्ले लॉम सोइल क्या रहती है? उपयुक्त रहती है, क्योंकि इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या रहती है? अधिक रहती है। इसमें जो पोर्स होते हैं, जो रंध्रों की बात करें तो वो क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और आकार में बात करें तो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है, मृदा से रिलेटेड। इसके साथ में ही आगे की ओर चले तो आगे है धान की खेती एसिडिक सॉइल में, मतलब अम्लीय सॉइल में मुख्यतः की जाती है। 4 से 6.5 पीएच होता है। सही, इसके साथ में उत्तर पूर्वी भारत की बात करें ना, तो धान को तीनों ऋतुओं में क्या किया जाता है? इसको उगाया जाता है। सही, मुख्यतः खरीफ की ऋतु में उगाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अस, अमन और बोरो 3 प्रकार का धान होता है। अस बोला जाता है जो पश्चिम बंगाल और बिहार में होता है। अमन, इसके साथ में बोरो, ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले देखें तो अस की बुआई कब होती है साथियों?
अपन बात करें मई में, अप्रैल मई में तो क्या होती है, इसकी बुआई होती है। और अमन की बात करें जून जुलाई में। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो साथियों क्या आ जाएगा, अपने आ जाएगा यहाँ पर नवंबर दिसंबर। और इसके साथ में ही आपके सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, इसके नवंबर दिसंबर में। और इसके साथ में ही आपके क्या आ जाएगा, मार्च अप्रैल आ जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको क्या याद रखना है, मजनू ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है, मजनू। और यहाँ पर क्या याद रखनी है, सनम याद रखनी है, सनम। और इधर मजनू, सही। तो ये आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इससे आप इनकी सॉविंग और हार्वेस्टिंग का क्या देख सकते हो, टाइम देख सकते हो। अब आगे की ओर अपन चलते हैं साथियों। आगे अपने आता है कि भारत में जो 84% है, मतलब 84% क्षेत्रफल पर जो जून जुलाई मतलब खरीफ में जो होता है ना, खरीफ में कौन सा होता है, खरीफ में होता है अमन धान। कौन सा होता है, औश अमन धान होता है। कौन सा होता है, अमन धान होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 84% एरिया पर भारत में क्या उगाया जाता है, अमन धान उगाया जाता है। मतलब खरीफ में उगाया जाता है, जून जुलाई में उगाया जाता है। बाला सांकेत और जो कंचन किस्म है, बाला सांकेत और कंचन किस्म है, ये ड्राफ्ट रेसिस्टेंट है। इसके साथ में ही कावेरी, खुशबू, सीता, पद्मा और पंकज, चंबल, रत्ना, जया, पूसा 221, सही। ये इसकी क्या है, किस्में हैं। और इसमें एक चीज नोटिस करना साथियों, जो लड़कियों के नेम होते हैं ना, वो क्या है, इसमें मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे, सही। और पर इसमें ज्यादा किस्में आपको याद नहीं रखने हैं, सही। अब आपको जो है ना मेन मेन, जैसे मैंने सुगंध वाली किस्में बता दी, इसके अलावा आगे और किस्में बताऊंगा। भारत में 1964 में सर्वप्रथम जो बौनी किस्म थी ना, वो कौन सी थी, TN1 किस्म थी। ये आपको याद रखनी है। IR8 जो है भारत की, सॉरी, विश्व की जादुई किस्म है। और भारत की बात करें तो जया है, सही। ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में 1966 में भारत में आयात किया गया था किसको, IR8 को। इसके साथ में भारत में 1968 में प्रथम उच्च उपज वाली जो अर्ध बोनी किस्म थी जया, ये डॉक्टर शास्त्री के द्वारा क्या की गई थी, विकसित की गई थी। तो ये आपको याद रखनी है। और भारत में जो जया है ना, जया किस्म, इसको क्या माना जाता है साथियों, इसको माना जाता है जादुई किस्म। और विश्व की बात करें तो IR8 आ जाएगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर, सही। आगे की ओर बात करें तो धान की प्रथम जो बोनी जीन है वो क्या है, डिजिवो जीन, जिसकी पहले ही बात कर लेते हैं। और फिर याद रखनी है, अगर आपसे पूछी जाए ना कि धान की उत्परिवर्तित किस्में कौन सी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जगन्नाथ और सत्तरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जगन्नाथ और सत्तरी किस्म आ जाएगी। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। धान की सीधी बुआई के लिए बाला किस्म और पूसा 221, एक तो बाला और एक पूसा 221, दो किस्में हैं। वो किसके लिए हैं, सीधी बुआई के लिए। किसके लिए है साथियों, सीधी बुआई के लिए बाला और पूसा 221 क्या है, ये बेस्ट किस्में है। आई होप आपका यहां तक क्या हो गया साथियों, क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कंप्लीट ही करवाएंगे क्या, बिल्कुल इस क्लास में इसको क्या करवाएंगे साथियों, कंप्लीट करवाएंगे। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छे से लग रहा है कि ये भाभी अपने को जो BSc एग्रीकल्चर के बाद में अपन जो भी एग्जाम देंगे उनमें काम में आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, चीजें याद हो रही है, समझ में आ रही है, तो साथियों जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो अपनी क्लासेस ले सकते हैं। और नाम मात्र शुल्क होता है, नोट्स वगैरह, क्लासेस वगैरह और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन सब कुछ इसी में रहता है। और वो आपको लगभग बात करें ना तो 60-65 रुपए पर सब्जेक्ट के आसपास ही आपको अवेलेबल हो जाता है। कंप्लीट स्टैटिक्स वगैरह इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखना आप अपने यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। इसके साथ में ही अगर बात करें लवणता रोधी की बात करें, सैलिनिटी रेसिस्टेंस की बात करें तो लूणी और IR8 आ जाएगी। लूणी श्री और IR8 किस्म क्या है साथियों, लवणता रोधी है। इसके साथ ही जो फाल्गुना किस्म है वो लोह सांद्रता के प्रति क्या है साथियों, आयरन कंसंट्रेशन के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। अधिक जल में उगने वाली किस्म कौन सी है, जलमग्न, नाम ही क्या है, जलमग्न है। इसके साथ में ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है PRS10 जो है
विश्व की प्रथम क्या है साथियों, बासमती किस्म है, संकर है। इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं भारत की, ये तो विश्व की हो गई, भारत की बात करूं तो CORH आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? CORH फर्स्ट या MGR फर्स्ट आ जाएगी। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको भी पता है कि ये तो क्या है, अपने विश्व की पहली PRS-10, और भारत की बात करें तो CORH फर्स्ट या MGR फर्स्ट आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो पूषा बासमती वन जो किस्म है, विश्व की प्रथम उच्च उपज वाली क्या है और गुणवत्ता वाली क्या है किस्म है। IRI नई दिल्ली के द्वारा पूषा बासमती क्या हुई थी साथियों, विकसित की गई थी। इसके साथ में ही साबरमती की बात करें, ब्लास्ट डिजीज जो होती है धान में, उसके क्या है, रेसिस्टेंट है। धान में राजेश्वरी, इसके साथ में हेमा, ये जो किस्में हैं रबी और खरीफ दोनों किस्मों में उगाई जाने वाली क्या है किस्में हैं। मेन जो है ना वो याद रखनी है, बाकी की ज्यादा किस्मों में आपको नहीं पढ़ना है। जैसे पहले हाइब्रिड किस्म, जादुई किस्म, और इसके साथ में ही उत्परिवर्तित किस्में, यही आपको क्या रखनी है सीधी बुआई के लिए, यही आपको याद रखनी है। इसके बाद में अपन चले आगे की ओर, बीज दर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सीड रेट की बात करते हैं। तो इसमें एक तो छिड़कवाई विधि होती है। तो छिड़कवा विधि तो आपको पता है कैसे होती है। तो छिड़कवा विधि में 100 kg प्रति हेक्टेयर क्या लगता है, बीज लगता है। बीज दर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ड्रिलिंग विधि की बात करें तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या चाहिए, बीज दर चाहिए। इसके साथ में ही बात करें हाइब्रिड धान की बात करें तो 15 से 20 kg आएगा। कितना आएगा? ओनली 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर क्या आ जाएगा साथियों, इसकी बीज दर आ जाएगी। साथ ही बात करें SRI मेथड की बात करें तो 5 kg प्रति हेक्टेयर। फिर आता है डेपोग। डेपोग में कितना आता है? 1.5 से 3 kg प्रति 1.5 से 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें मीटर स्क्वायर होता है, ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। और इसमें जो नर्सरी तैयार करते हैं ना, वो एक हेक्टेयर के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर में करते हैं। कितने में करते हैं? 25 से 30 मीटर स्क्वायर में करते हैं। डेपोग विधि है और सबसे बेस्ट है धान में नर्सरी की। इसके साथ में ही बुआई का जो अंतराल है, डिस्टेंस है, वो 20 × 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब इसमें क्या है साथियों, अपने सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नर्सरी की विधियां पूछी जाती है। टिप्पणी में क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप क्या बताइए, जो आपके क्या है साथियों नर्सरी की विधियां हैं, उनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और उनको क्या करना है, बताना है। या टिप्पणी में पूछ लेगा डेपोग विधि के बारे में बताइए। तो सबसे पहले है धान की नर्सरी तैयार करने की यह जो विधि है फिलीपींस से क्या की गई थी साथियों, लाई गई थी। मतलब कहां पर आई, कहां से आई है ये? IRRI मनीला फिलीपींस से आई है। इसके साथ में इस विधि में बीज बोने के 11 से 14 दिन के बाद में क्या हो जाती है, नर्सरी तैयार हो जाती है। किसके लिए? रोपण के लिए या प्लांटिंग के लिए। प्लांटिंग के लिए 11 से 14 दिन में क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1.5 से 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर क्या चाहिए, इसके लिए बीज दर चाहिए। और 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करनी है डेपोग विधि से, तो कितना चाहिए एरिया? 25 से 30 मीटर स्क्वायर। इसके साथ में ही ये 25 से 30 मीटर स्क्वायर आ गया। इसके साथ में ही धान के बीजों को बिना मर्दा के फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट के या टाट या पॉलीथीन से क्या कर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। तो ये अपने क्या है साथियों, डेपोग विधि है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट आती है कौन सी? गीली क्यारी विधि। कौन सी आती है? गीली क्यारी विधि, वेट बेड मेथड आ जाएगा। इसमें 1 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्या की जाती है, तैयार की जाती है। बीज दर की अगर बात करूं तो 40 से 50 किलोग्राम इसकी क्या होती है, बीज दर होती है। किसके लिए? अपने गीली क्यारी विधि के लिए। और साथ ही बात करूं इस विधि में बीज बोने के 20 से 25 दिन बाद में जो है पौधा रोपाई के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। डेपोग विधि की बात करें तो कितना आ जाएगा? 11 से 14 आ जाएगा। और गीली क्यारी विधि की बात करें तो साथियों क्या आ जाएगा? 20 से 25 दिन आ जाएगा। और बेस्ट कौन सी रहती है? अपने डेपोग विधि रहती है। धान की रोपाई 3 से 4 पत्तियां आने पर करनी चाहिए। मतलब धान जो है उसकी प्लांटिंग कब करते हैं? 3 से 4 पत्तियां जब आ जाती है ना,
जो अपन नर्सरी में उगाते हैं उसके 3 से 4 पत्तियां जब आ जाती है तो उसको क्या करते हैं, प्लांटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं साथियों किसकी, श्री सिस्टम की, या धान में कौन सी पद्धति होती है, श्री पद्धति होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ये किसकी है साथियों, ये अपने हैं किसकी, धान की नर्सरी तैयार करने की है। कहां से आई थी, मेडागास्कर से क्या की गई थी, यह विकसित की गई थी। और इस विधि में पानी, समय और बीजों की बचत होती है। अब अगर पूछा जाए ना कि श्री में जो विधि है वो किसके लिए फेमस है, पानी, समय और बीजों की क्या होती है, बचत होती है। श्रमिकों की आवश्यकता इसमें क्या होती है, अधिक होती है। रसायनों का प्रयोग न के बराबर किया जाता है, मतलब बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसके साथ में ही जो कार्बनिक खाद्य है उनका प्रयोग अधिक किया जाता है, जिससे भूमि की या सॉइल की स्ट्रक्चर भी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। और इस विधि में धान के खेतों में पानी नहीं भरकर खेतों को बार बार सिंचित करके क्या रखा जाता है, नम रखा जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि खेतों को वैसे नॉर्मली तो क्या रखते हैं, पूरा पानी जलमग्न रखते हैं, पर इस विधि में जलमग्न नहीं रखा जाता। 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करते हैं अपने दूरी पर क्या करते हैं, इनकी रोपाई करते हैं। और बीज दर की अगर बात करता हूँ, नर्सरी की बात करूँ तो 100 मीटर स्क्वायर क्या चाहिए, बेस्ट रहती है प्रति हेक्टेयर के लिए। अगर किसी नर्सरी की बात कर ले और फिर पूछे तो एरिया नर्सरी के अकॉर्डिंग होगा, नॉर्मली कितना होता है, 1000 मीटर स्क्वायर। इसके साथ में बात करें 5 से 7 kg क्या चाहिए, बीज के क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपने आता है साथियों एनपीके, अपन कितना देते हैं, तो देखो एनपीके कितना देते हैं, 100 नाइट्रोजन 100 केजी, और 60 क्या जाता है, 60 फास्फोरस, 60 पोटेशियम और 25 केजी क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। सही। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। धान में नाइट्रोजन का नाइट्रोजन उपयोग क्षमता कितनी है, 30 से 40% है। मतलब इसमें नष्ट हानि ज्यादा होती है नाइट्रोजन वालों की, तभी मैंने बात की थी कि कौन से जोन में देते हैं, अपचयी जोन में देते हैं। सही। अब इसके बाद में बात करें सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है, इसमें पूछा जाता है। यूरिया नहीं दिया जाता है इसमें, जो उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है ना वो कौन सा है, अमोनियम सल्फेट है। कौन सा है, माइंड में डाल लेना अभी, अमोनियम सल्फेट ही दिया जाता है। क्यों, क्योंकि नुकसान ज्यादा होता है यूरिया वगैरह का लीचिंग के द्वारा। धान में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जो उर्वरक है ना वो CAN होता है, सर्वाधिक यूज किया जाने वाला। अगर नाइट्रोजीनियस उर्वरक की बात करें तो कौन सा देते हैं, अमोनियम सल्फेट देते हैं। अगर सर्वाधिक फर्टिलाइजर जो कि यूज किया जाता है वो CAN होता है। कौन सा होता है, CAN होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। इसके साथ में ही आगे की ओर बात करें, जैविक फर्टिलाइजर्स भी इसमें यूज लिए जाते हैं, मतलब बायो फर्टिलाइजर इसमें क्या लिए जाते हैं, अत्यधिक यूज में लिए जाते हैं। जैसे एजोला आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, एजोटोबैक्टर आ जाएगा। इसके साथ में ही बात करें, खेत में पानी की अधिक मात्रा होने पर एजोला व जो नील हरित शैवाल है ये क्या होते हैं, वरदान सिद्ध होते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, खेत में पानी अधिक जब रहता है तो एजोला और जो ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA है ये क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, बेनिफिशियल रहता है। इसके साथ में ही खेत में रोपाई के 1 सप्ताह बाद 2 से 3 टन एजोला प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर दिया जाता है, खेत में मिला दिया जाता है। BGA की बात करें तो प्रतिवर्ष धान में 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। कौन, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। सही। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, BGA, और आपको ये कौन सा याद रखना है, जो अपने एजोला है ये आपको याद रखना है। इसके बाद में सिंचाई की अगर मैं बात करता हूं तो 900 से कितना चाहिए, 900 से 2500 900 से 2500 mm इसके लिए सिंचाई की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं गन्ने की, किसकी बात करूं, गन्ने की बात करूं या शुगर केन की बात करूं, किसकी बात करूं, शुगर केन की बात करूं, तो शुगर केन में कितना चाहिए, 1500 से 2500 1500 से 2500 mm चाहिए। और धान की बात करूं तो 900 से 2500। धान के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी क्या होना चाहिए, हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। अगर पूछ लेने कि कितना पानी भरा हुआ होना चाहिए धान के खेत में, 5 सेंटीमीटर, और 2 से 3 सप्ताह पूर्व, मतलब जब पक जाता है ना, पकने से 2 से 3 सप्ताह पूर्व क्या कर देना चाहिए, खेत से बाहर पानी को निकाल देना चाहिए। 5 सेंटीमीटर अपने को नहीं रखना चाहिए वहां पर। इसके बाद में आता है पडलिंग। क्या होती है पडलिंग, ध्यान से समझना। पडलिंग, धान की बुआई से पूर्व
खड़े पानी की अवस्था में मृदा को पडलर की सहायता से जुताई करते हैं और मृदा की क्या कर देते हैं, मृदा की जुताई करते हैं। मतलब जैसे ये खेत मान लो, इसमें बुआई नहीं किया अपन ने, पानी भर दिया, पानी भरने के बाद में पडलर की सहायता से इसमें क्या करते हैं, कृषि क्रियाएं करते हैं, इसमें टिलेज की क्रियाएं करते हैं। तो इससे मृदा की संरचना क्या होती है, मृदा की संरचना सुधरती है। और इसके साथ में ही अगर अपन बात करें ना, तो जो खरपतवार वगैरह है, वीड वगैरह है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे की ओर बात करें, उद्देश्य की बात करें, किसके उद्देश्य की बात करें, अपन बात करें जो अपने पडलिंग है, पडलिंग के उद्देश्य की बात करें तो पडलिंग क्या है, परागम्य या नॉन परमेबिलिटी लेयर का क्या करता है, निर्माण करता है और परकोलेशन के नुकसान को क्या करता है, रोकता है। मतलब जैसे ही पडलिंग करेंगे तो जैसे ये मृदा का ऊपरी स्तर है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर अपन पडलिंग कर देते हैं, सही। जैसे पडलिंग की तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है पडलिंग की वजह से, और फिर ये जो पानी है ना, इससे नीचे नहीं जाएगा, सीधा पानी नीचे की ओर नहीं जाएगा। इसी को किस नाम से जानते हैं साथियों, इसको जाना जाता है पडलिंग। मतलब पडलिंग करते हैं तो एक लेयर बन जाती है जिससे पानी की ज्यादा परकोलेशन नहीं हो पाती है। खरपतवार फसल में खरपतवार नियंत्रण भी करता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता को क्या करता है, बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को क्या करता है, ये बढ़ाता है। इसके साथ में ही पडलिंग लेही भूमि में दो क्षेत्र विकसित होते हैं। मतलब जब अपन पडलिंग कर देते हैं ना, पडलिंग कर देते हैं, इसके बाद में लेही भूमि, लेह युक्त मृदा तैयार हो जाती है। इसमें दो क्षेत्र बन जाते हैं। कितने क्षेत्र बन जाते हैं, दो क्षेत्र बन जाते हैं। उसमें सबसे ऊपर वाला, मतलब दो क्षेत्र बन गए, दो क्षेत्र बनने के बाद में ये तो रेड्यूस्ड जोन होता है और ये कौन सा होता है, ऑक्सीकृत क्या होता है, जोन होता है, ऑक्सीडाइज जोन होता है। 1 से 10 mm या 1 सेंटीमीटर तक का, 1 सेंटीमीटर तक क्या होता है, ये अपने ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो इसको तो क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत जोन कहते हैं। ये पडलिंग के कारण ही बन पाते हैं, सही है। इसके बाद में जबकि जो नीचे वाला होता है उसमें O2 अनुपस्थित होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, अपचयित को जाना जाता है। और जो नाइट्रोजन उर्वरक है ना, वो मुख्यतः किसमें देते हैं, वो रेड्यूस्ड जोन में ही देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों देते हैं, कैसे ये लेयर तैयार होती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपनी आती है कि धान में कौन कौन सी खरपतवारें होती है और कौन कौन से जो अपने खरपतवार नाशी अपनी इसमें यूज लेते हैं, हर्बिसाइड यूज में लेते हैं। जंगली धान की बात करें तो क्या आ जाएगा, इकाइनोकोलोवा कोलोना आ जाएगा। इसके साथ में ही सावा की बात करें तो इकाइनोकोलोवा क्रूसगेली आ जाएगा। और धान के दोनों ही क्या है, मुख्य खरपतवार है, तो दोनों का याद रखना, बॉटनिकल नेम भी याद रखना। इकाइनोकोलोवा कोलोना जंगली धान का, जो कि एक नकलची खरपतवार है। इसका सावा घास की बात करूं, इकाइनोकोलोवा क्रूसगेली आ जाएगा, दोनों ही मुख्य हैं। और धान की खड़ी फसल में क्रॉस हल चलाकर खरपतवार अधिक पौधों को निकालने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, बुशनिंग के नाम से जानते हैं। मतलब धान की खड़ी फसल है, मतलब धान की ये कोई फील्ड है, इसमें फसल क्या है, खड़ी है, और इसमें क्या कर देते हैं, खड़ी फसल में यंत्र चलाकर अपन क्या कर देते हैं, मतलब यंत्र चला दिया अपन ने। इससे क्या होता है, एक तो खरपतवार के पौधों को निकाल देते हैं, या बहुत सारे पौधे हो जाते हैं ना, जैसे सघन खेती हो जाती है धान की, तो उसको चला देते हैं तो कुछ पौधे निकल जाते हैं। इसको जाना जाता है साथियों किस नाम से, इसको जाना जाता है बुशनिंग के नाम से जाना जाता है। इसके साथ में धान में कौन कौन से खरपतवार नाशी का यूज किया जाता है, बस ओनली क्या याद रखना है, नाम याद रखना है, प्रोपेलिन या स्टाम्प F34 बेंथियोकार्ब ब्यूटाक्लोर। और इसके साथ में ही क्या आ जाएगा, एनिलोफोस्फोम मेन क्या याद रखना है, प्रोपेलिन या स्टाम्प 34 आ जाएगा, फिर ब्यूटाक्लोर या मेचेटी आ जाएगा, बेंथियोकार्ब आ जाएगा, नाइट्रोफेन आ जाएगा। बस यही आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने कीट प्रबंध या इंसेक्ट मैनेजमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है धान में। सबसे पहले है धान का पीला तना छेदक। मतलब ये क्या करता है, धान का तना छेदक, वहीं पर आपको क्या हो रहा है, याद हो रहा है कि ये तने को क्या कर देता है, स्टेम को क्या करता है, खाता है, और डेड हर्ट क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। बस इतना सा आपको क्या रखना है, याद रखना है। और इसके साथ में मोनोफेगस है, मतलब ये धान को ही खाएगा, धान के तने को ही क्या करेगा, खाएगा। इसके साथ में ही आगे की बात करें, इसके कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल वैसे में आपको कॉमन जो है ना,
वो बता दूंगा, आपको इसमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है कि इंसेक्ट का कंट्रोल किससे किया जाता है। सही है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, धान का गंदीबग जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये प्रभावित हो जाता है ना जिस भी खेत में धान में गंदीबग कीट लग गया ना, उस खेत से क्या आएगी, एक दुर्गंध आती है। क्या आती है, दुर्गंध आती है। इसलिए इस जो कीट का नाम क्या पड़ा था साथियों, गंदीबग कीट पड़ा था। क्या पड़ा था, गंदीबग कीट पड़ा था। और मेलाथियान से इसका क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर आता है धान का हिस्पा कीट। कौन सा आता है, हिस्पा कीट आता है। और यह भी धान के कोलियोपटेरा का क्या है साथियों, कीट है, धान का हिस्पा। इसके बाद में एक भूरा फुदगा होता है और ऊपर बर्न के लक्षण दिखाई देते हैं खेत में। बस ये आपको नाम याद रखने हैं। इसमें गंदीबग का थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसके कारण खेत में क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि खेत में जो दुर्गंध आती है धान के खेत में, कौन से कीट के प्रकोप के कारण आती है, तो वो गंदीबग के कारण आती है। इसके बाद में बात करें, धान का कैजवर्म आता है। अब बात करते हैं अपन डिजीज की बात करते हैं। तो डिजीज में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ब्राउन लीफ स्पॉट। ब्राउन लीफ स्पॉट ये हेलमिंथोस्पोरियम और आईजी के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। सही, नामक फफूंद के द्वारा होती है। और बंगाल का फेमिन आया था इसी के कारण, जिसको बंगाल के दुर्भिक्ष के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में आया था। कब आया था, 1943 में आया था। बंगाल में क्या हुआ साथियों, हेलमिंथोस्पोरियम जो ओराइजी थी, ये क्या कर दी साथियों, ये अटैक कर दी खेत पर। मतलब ये जो पैथोजन है ना, ये धान में क्या कर दी, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है और वहीं पर क्या कर दी, अटैक कर दी। इसके कारण बहुत सारे लोग उस टाइम क्या मरे थे, भूख के कारण मरे थे, पलायन करे थे। सही है। तो धान में 1943 में आया था। कब आया था, 1943 में। तब इसको बंगाल का दुर्भिक्ष कहा जाता है, 1943 में। पूछा जा सकता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण कब आया था, कहां पर आया था, तो बंगाल में आया था, 1943 में आया था। कौन सी फसल में आया था, ये अपने धान में आया था। आगे की ओर बात करें, धान का ब्लास्ट रोग आता है। और यह धान की क्या है, मुख्य बीमारी है, जो कि किसके कारण होती है, कवक के द्वारा फैलती है। ये याद रखना कि किसके द्वारा फैलती है। फिर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आता है, जो कि ज़ैंथोमोनास और ओराइजी के द्वारा होता है। ज़ैंथोमोनास ओराइजी जो जीवाणु है, इसके द्वारा ये मुख्यतः फैलता है। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा क्या हो जाता है, इसका मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट है धान का टुंगरो। ये आपको याद रखना है, वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। धान का जो टुंगरो रोग है वो वायरस के द्वारा होता है। एक और आपसे याद रखना है कि ग्रीन प्लांट हॉपर जो है, ग्रीन प्लांट हॉपर जो है, ये क्या करता है, इसका संचरण करता है। ग्रीन प्लांट टॉपर क्या करता है, इसका संचरण करता है। और धान का उफरा रोग अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो रोगकारक है वो क्या है, निमेटोड है। इसके बाद में आता है धान का खेरा रोग। कौन सा आता है, धान का खेरा रोग आता है, जो कि जिंक की कमी से होता है। और खोज किसने की थी, वाई एन लेने ने। किसने की थी, वाई एन लेने ने की थी। इसके साथ में ये नर्सरी स्टेज में होता है। अगर पूछा जाए ना धान का खेरा रोग सर्वाधिक कब होता है, तो वो नर्सरी स्टेज में होता है। इस रोग के जो लक्षण है, मतलब रोपाई कर देते हैं ना, उसके 2 से 3 सप्ताह में क्या होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। कतई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसमें पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। आगे की ओर अगर बात करते हैं साथियों, उपज की बात करें तो मैनेजमेंट की बात करें ना, तो जिंक सल्फेट देना है। क्या देना है, जिंक सल्फेट देना है। उपज की अगर बात करता हूं तो औसत उपज कितनी होती है साथियों, 40 से 50 क्विंटल। कितनी होती है, 40 से 50 क्विंटल होती है। और इसके साथ में ही ये तो शीघ्र पकने वाली, देर और मध्यम पकने वाली से कितनी होती है, 50 से 60 क्विंटल। और संकर की बात करूं तो 60 से 70 क्विंटल किससे आ जाएगी, शंकर धान से या हाइब्रिड राइस से क्या हो जाएगी, उपज हो जाएगी। किससे, हाइब्रिड राइस से क्या हो जाएगी, उपज हो जाएगी। बहुत ही अच्छे आपके लिए साथियों टाइप किए हुए नोट्स हैं। और इसमें क्या मिलता है आपको, कंप्लीट मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं है। क्लास लेंथी हो गई पर A to Z इंफॉर्मेशन अपन ने जान ली, किसकी, राइस की, पैडी की या धान की। साथियों इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। कुछ भी समझ में नहीं आता है, कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए, जो यूट्यूब पर जो साथी देख रहे हैं उनको क्या करना है साथियों, उनको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से है, उसको डाउनलोड करके प्ले स्टोर से
आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी क्लासेस। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्रॉप के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।